नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के साजा विधानसभा क्षेत्र की। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या कहती है। ये सिर्फ चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये शासन के लिए एक ऐसा खाका तैयार करने की कोशिश है जो जमीन की हकीकत और लोगों की उम्मीदों से सीधे तौर पर जुड़ा हो। हर चुनाव असल में एक कहानी सुनाता है। ये कहानी होती है उस जमीन की और वहां रहने वाले लोगों की। आज हम साजा की वही कहानी सुनेंगे, उसे समझेंगे। ये विश्लेषण सिर्फ एक सीट की हार या जीत का नहीं है। ये लोकतंत्र की उस धड़कन को महसूस करने की कोशिश है जहां हर एक वोट एक उम्मीद लेकर आता है और हर नतीजा एक सबक देकर जाता है। 5196 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 2023 के चुनाव में हार और जीत के बीच का फासला है। एक ऐसा फासला जिसने भविष्य तय कर दिया। महज 2.48%। इतना छोटा सा अंतर, लेकिन ये इशारा करता है एक बहुत गहरे बंटवारे की तरफ। अब ये एक चुनौती तो है, पर यही एक मौका भी है लोगों से दोबारा जुड़ने का, उनकी अनकही बातों को सुनने का और भरोसे की एक नई मजबूत नींव रखने का। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं और साजा की हकीकत को समझते हैं। देखिए, कोई भी रणनीति बनाने से पहले उस जगह की मिट्टी को, वहां के लोगों की धड़कन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। साझा में 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, पर इससे भी बड़ी बात है वोटिंग का प्रतिशत, लगभग 83.5%। ये बहुत ऊंचा आंकड़ा है। ये साफ साफ दिखाता है कि साझा के लोग अपने लोकतांत्रिक हक को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। यहाँ आप उदासीनता की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अब वक्त है 2023 के जनादेश की चीर-फाड़ करने का। एक तरह से ये उन आंकड़ों की फोरेंसिक जांच है जिन्होंने नतीजों को शक्ल दी। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हवा का रुख किस वजह से और कैसे बदला। आप देखिए, जीत और हार के बीच का फासला कितना कम है। बीजेपी को मिले 48.55% वोट और कांग्रेस को 46.07%। मतलब मतदाता किसी एक पाले में पूरी तरह से नहीं झुके थे। फैसला एक बहुत ही महीन धागे पर टिका था और इसमें दोनों ही पक्षों के लिए बहुत गहरे सबक छिपे हुए हैं। तो ये जो चुनावी नतीजे हैं, इनका सामाजिक ताने बाने से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। साझा में साहू और लोधी, ये दोनों ओबीसी समुदाय बहुत प्रभावशाली हैं। अनुसूचित जाति के वोटरों की भी अच्छी खासी तादाद है। 2023 के नतीजे ये साफ करते हैं कि इन ओबीसी समुदायों का वोट जिस तरफ गया, जीत उसी की हुई। तो एक बात बिल्कुल साफ है, साजा में जीत का रास्ता साहू और लोधी समाज की गलियों से होकर गुजरता है। उनकी चिंताएं, उनकी जरूरतें और उनकी उम्मीदें किसी भी राजनीतिक रणनीति के दिल में होनी चाहिए। इनको नजरअंदाज करके साजा में कोई भी अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत नहीं कर सकता। इन आंकड़ों को समझना सिर्फ चुनावी गणित नहीं है, ये एक तरह की सार्वजनिक जिम्मेदारी है। जब हम डेटा को समझते हैं तो हम सम्मान के साथ संवाद कर पाते हैं। ये पक्का करते हैं कि हर आवाज सुनी जाए और हर इंसान की गरिमा का सम्मान हो। हमारे संवैधानिक मूल्यों का भी तो यही सार है। चलिए अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और इस क्षेत्र की याददाश्त को खंगालते हैं। पिछले चुनाव हमें साजा के बदलते राजनीतिक मिजाज के बारे में क्या सिखाते हैं? ये टाइमलाइन साजा की पूरी कहानी कह देती है। 2013 में बीजेपी जीती, 2018 में कांग्रेस और फिर 2023 में वापस बीजेपी। ये एक स्विंग सीट का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। वो काम देखते हैं, जुड़ाव देखते हैं और फिर अपना फैसला सुनाते हैं। तो ये साफ है कि साजा किसी को स्थायी जनादेश नहीं देता। ये अपने नेताओं से लगातार सेवा और जुड़ाव की मांग करता है। यहाँ जीत को बस एक बार की उपलब्धि नहीं मान सकते। इसे हर चुनाव में, बल्कि हर दिन लोगों के बीच रहकर फिर से कमाना पड़ता है। तो सवाल ये है कि ये उतार चढ़ाव क्यों? वजह साफ है। 2013 की हार का कारण था जमीन पर कमजोर पड़ता जुड़ाव। 2018 की जीत कांग्रेस के पक्ष में चल रही एक मजबूत राज्य स्तरीय लहर की वजह से थी। और 2023 की हार, ये स्थानीय जुड़ाव में आई कमी और कुछ बड़े बाहरी मुद्दों का मिला जुला नतीजा था। मतलब साझा स्थानीय मुद्दों पर भी ध्यान देता है और राज्य के माहौल पर भी। अब जरा उन ताकतों को अलग अलग करके देखते हैं जिन्होंने 2023 के नतीजों पर असर डाला। कुछ अंदरूनी ताकतें थी, कुछ बाहरी दबाव थे
और रणनीति के लिए स्थानीय हकीकत को राष्ट्रीय कहानी से अलग करके समझना बेहद जरूरी है। तो समझिए, लड़ाई दो मोर्चों पर है। एक तरफ है स्थानीय शिकायतें, ये वो मुद्दे हैं जिन पर एक नेता काम करके हालात बदल सकता है, और दूसरी तरफ हैं बड़े बाहरी कारक, जैसे राष्ट्रीय मुद्दे या राज्य की हवा, जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको बस उनके बीच से अपना रास्ता निकालना होता है। और जब हम स्थानीय शिकायतों की बात करते हैं तो ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। साजा शहर में लोग अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट, खराब नालियों और बिजली के कटौती से परेशान हैं। उत्तरी इलाकों में किसान रुकी हुई सिंचाई योजनाओं और मंडी की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। दक्षिण में खराब सड़कें और पीने का असुरक्षित पानी एक बड़ी समस्या है। ये वो असल मुद्दे हैं जो लोगों की रोज की जिंदगी को मुश्किल बनाते हैं। संगठन के स्तर पर भी एक बड़ा फर्क दिखाई देता है। कांग्रेस की ताकत अक्सर पुरानी विरासत और व्यक्तिगत संबंधों पर टिकी रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का संगठन ज्यादा अनुशासित, टेक्नोलॉजी से लैस और कैडर पर आधारित है। और जब चुनाव का मार्जिन इतना कम हो तो जमीनी स्तर पर संगठन का ये फर्क ही हार जीत तय कर सकता है। तो अब तक हमने समस्या के नब्ज को पकड़ा। अब बात करते हैं समाधान की, एक ऐसे गवर्नेंस ब्लूप्रिंट की जो डेटा की मदद से लोगों से दोबारा जुड़ने और फिर से जनादेह हासिल करने का रास्ता दिखाता है। किसी भी उम्मीदवार को हम 3 पैमानों पर परखते हैं: ट्रस्ट, वर्क और आइडेंटिटी, यानी विश्वास, काम और पहचान। विश्वास के मामले में स्कोर बहुत मजबूत है। 7 बार के विधायक, एक जाने माने स्थानीय राजनीतिक परिवार का चेहरा। काम भी जमीन पर दिखता है, अस्पताल, मंडी, स्कूल बने हैं। लेकिन पहचान एक चुनौती है, एक ओबीसी बहुल क्षेत्र में ब्राह्मण उम्मीदवार होना। तो रणनीति बिल्कुल साफ है, विश्वास और काम, ये आपकी ताकत है, और इसी ताकत के दम पर पहचान की खाई को पाटना है। और ये कैसे होगा? ये होगा समावेशी पहुंच से, हर समुदाय तक पहुंचकर, उन्हें ये महसूस कराकर कि उनकी आवाज और उनके मुद्दे दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए एक 90 दिन का 3 चरणों का प्लान है। पहले 30 दिनों में जमीनी संगठन की नींव को फिर से मजबूत करना, अगले 30 दिनों में एक सकारात्मक माहौल और गति बनाना, और आखिरी 30 दिनों में अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर लगाना, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लेकर आना। इस वापसी की रणनीति 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। पहला, अपने जमीनी नेटवर्क में नई जान फूंकना। दूसरा, एक तेज तर्रार डिजिटल रणनीति पर काम करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपनी बात को पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों के इर्द गिर्द रखना, जो लोगों की रोज की चिंताओं से सीधी जुड़ती हों। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जाती है, और वहां गलत सूचना से लड़ना सबसे जरूरी है। इसके लिए एक फैक्ट फायरवॉल चाहिए, मतलब एक ऐसी टीम जो फौरन हरकत में आए, सत्यापित तथ्यों के साथ झूठ का पर्दाफाश करे और सच को बचाए। और ये बहुत जरूरी है कि लोगों तक पहुंचने की हर कोशिश में सम्मान का भाव हो। लोगों की निजी जानकारी एक अमानत है, एक भरोसा है। हमारे देश के गोपनीयता सिद्धांतों के अनुसार किसी भी डेटा का इस्तेमाल सिर्फ सहमति लेकर और एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए। अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इन आंकड़ों और इस रणनीति से जनादेश तक का सफर, और इस सफर के पीछे का असली मकसद जो राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक राजनीतिक जनादेश कोई इनाम नहीं है जिसे जीता जाता है, ये एक जिम्मेदारी है, आखिरी गांव में खड़े आखिरी इंसान तक शासन पहुंचाने की जिम्मेदारी। यही सोच है जो राजनीति को सेवा में बदल देती है। तो फिर आखिरी सवाल ये उठता है कि एक राजनीतिक जनादेश का असली मकसद है क्या? क्या सिर्फ चुनाव जीतना या सत्ता हासिल करना, या इससे भी बढ़कर कुछ और? जवाब ये है, असली मकसद इन सभी आंकड़ों, इस विश्लेषण और इस रणनीति को साझा के लोगों के लिए एक बेहतर, एक ज्यादा सम्मानजनक जिंदगी में बदलना है। असली मकसद यही है, और असली शासन भी यही है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।